सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषामणि कक्षा 8 पाठ संख्या 7 शीर्षक हमारे पड़ोसी पाठ का सविस्तार पठन करेंगे। यह एक अनुदित कहानी है। कहानी की लेखिका है डॉक्टर देविका रंगाचारी। तो चलिए पहले डॉक्टर देविका रंगाचारी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर देविका रंगाचारी प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखिका हैं। इनकी पुस्तक ग्रोइंग अप को 2002 में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा सम्मानित किए जाने के लिए चुना गया था। तेनालीराम और गोपाल भांड के बहुत से किस्सों को इन्होंने विट ऑफ तेनालीराम और मैरी मिस्चिफ ऑफ गोपाल भांड में संकलित किया है। डॉक्टर देविका रंगाचारी एक बाल साहित्य लेखिका हैं। इन्होंने बाल मनोभाव को लेकर, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, उसी के माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ हमारे हिंदी साहित्य जगत को इन्होंने दी हैं, जिसमें एक छोटे बच्चे की सोच कैसी होती है, क्या सोच सकता है, इस बारे में बताया गया है। आज जो हम ये पाठ पढ़ेंगे हमारे पड़ोसी में भी 2 बच्चों के बाल मनोभाव का वर्णन किया गया है। उनकी सोच कैसी है। और आप लोग कक्षा में सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? सही बात है, गणित अध्यापक से तो आप लोग डरते ही होंगे, जो हमारे मैथ्स के टीचर होते हैं। सभी डरते हैं मैथ्स के टीचर से। तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक गणित अध्यापक और 2 बच्चों के बीच की कथा है। तो चलिए फिर हम कहानी पे आ जाते हैं। कहानी का शीर्षक जैसे आपने देखा कि हमारे पड़ोसी कौन होते हैं? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे सुख दुख, हमारे दुख दर्द में हमारा साथ देते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम किसका द्वार खटखटाते हैं? पड़ोसियों का। पड़ोसियों से कभी कभी हम लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन जब हम अपनी खुशियाँ भी मनाते हैं तो उसमें हमारे पड़ोसियों को शामिल भी करते हैं। तो पड़ोसी ऐसे होने चाहिए जो आपके दुख के समय में आपका साथ दे, आपके साथ रहे। तो इसलिए हमें भी हमारा कर्तव्य निभाना है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना है। तो पाठ पे आ जाते हैं। ये कहानी में एक गणित अध्यापक है जिनका व्यक्तित्व थोड़ा कठोर है और पड़ोसी धर्म निभाने वाले भी हैं। गणित के प्रति बच्चों का डर, उनकी स्वाभाविक चंचलता, खेल कूद का इस कहानी में भावपूर्ण चित्रण किया गया है। तो हम ये कहानी है तो मैं आपको इसे कहानी के जैसे ही सुनाऊंगी। रवि और मैं खाली बैठे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। तभी अगले मकान के सामने एक ट्रक आकर रुक गया। ट्रक को देखकर मैंने रवि से कहा, लगता है कोई आ गया है। अब क्या करें? हमने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उस मकान का जो बगीचा था वो हमारे खेल का मैदान बन चुका था। हम कई महीनों से उस मैदान में खेल रहे थे। हम लोग घंटों मजे करते थे। कभी उसकी घास में खजाने की खोज करते, तो कभी मन होने पर छुपा छुपी खेलते। आप लोग भी छुपा छुपी खेलते हैं ना? वैसे हम भी छुपा छुपी खेलते, मतलब लेखिका और उनका भाई रवि। उसकी खिड़की से धुंधले धुंधले कांच से हम लोग अक्सर झांका करते थे और सोचते थे कि मकान अंदर से कैसा होगा। जब कहीं हम लोग एक मकान देखते हैं बंद पड़ा है तो हमारे मन में डर होता है और जिज्ञासा भी होती है। जिज्ञासा इस बात की होती है कि वो मकान होगा कैसा, और डर इस बात का होता है कहीं मकान में भूत ना हो, क्योंकि जो घर बंद पड़ा रहता है वो भूतों का घर बन जाता है। बचपन से हम लोगों को दादा दादी नाना नानी ने ऐसे ही कहानी सुनाई। रवि कहता है, इसमें एक भूत है। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं डर के मारे कांप उठती हूँ और हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगती हूँ। हे भगवान बोलते हैं ना, बजरंगबली को याद करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों, आप लोग भी याद करते हैं या नहीं करते? पक्का आप लोग भूत से तो जरूर डरते होंगे। सुबह से बारिश हो रही थी और हम लोग घर में ही छिपे हुए थे। देखो, वे हर तरफ रपटते फिसलते फिर रहे हैं।
रवि ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। वही कीचड़ ही कीचड़ है, उनके बक्से खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब ट्रक से सामान निकाल रहे हैं तो लोग सामान निकालते ही जा रहे हैं, लेकिन बारिश हो रही है तो उन लोगों को मज़ा भी इस बात का आ रहा है बच्चों को कि बारिश हो रही है तो उनके सामान भी भीग जाएंगे और मिट्टी से उनके बक्से भी खराब हो जाएंगे। तभी मैं स्तब्ध रह गई। स्तब्ध रहने का अर्थ क्या होता है? स्तब्ध रहने का अर्थ होता है एकदम स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। तभी मैं स्तब्ध रह गई। मैंने रवि का कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। रवि, वो तो शंकर साहब है, उस दरवाजे से ही घुस रहे हैं। और रवि कौन था? मेरा जुड़वा भाई था। उसने अविश्वास पूर्वक, मतलब रवि ने मेरी बातों का विश्वास ही नहीं किया, अविश्वास पूर्वक देखता रहा। लंबे, पतले और चश्माधारी सज्जन सामान रखने वालों को निर्देश दे रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे कि आप यहाँ पर ऐसे रखिए, वहाँ पे ऐसे रखिए। जैसे इंस्ट्रक्शंस हम टीचर्स आप लोगों को देते हैं ना, आप ऐसे पढ़िए, आप ऐसे लिखिए, वैसे ही वो सज्जन सामान रखने वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे। हाँ, वही है, रवि ने धीरे से कहा। हे भगवान, हम लोग जड़वत खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे। जड़वत मतलब पत्थर की तरह, ना आप हिलोगे ना डुलोगे, एकदम स्थिर, शांत, एकदम पत्थर की तरह। अरे हमने किसको देख लिया? जड़वत हम लोग खड़े हो गए। अध्यापक को देख रहे थे जो हमारे स्कूल के आतंक थे। अच्छा बच्चों, आप लोग भी टीचर्स के नाम रखते होंगे। सही बात है, हम लोग भी बचपन में रखते थे, तो आप लोगों ने भी रखा होगा सभी टीचर्स के नाम। कभी कक्षा में हम पूछेंगे आपसे। आतंक मतलब डर। आतंक का अर्थ होता है डर, जिनसे पूरा स्कूल डरता था, इसलिए उनको स्कूल का आतंक कहा जाता था। उनके मुंह से निकला एक भी शब्द या उनकी कड़ी निगाह से हमें छिपने के लिए मजबूर कर देती थी। मतलब उनके मुंह से अगर एक शब्द निकला या उन्होंने हमें थोड़ा सा घूर कर देखा तो हम लोग कहीं ना कहीं छिप जाते थे। ये ठीक बगल के ही घर में है, मैंने दोहराया। बचाओ, अब हम क्या करें? तब हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और उनको ये बात बता देते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा भी हमारा साथ नहीं देते। वो कहते हैं अब क्या दिक्कत हो जाती है? अगर पड़ोसी क्या तुम्हारे पसंद से आएंगे? नहीं ना, तो तुम लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत का अर्थ होता है प्रॉब्लम क्या है। दिक्कत क्या है तुम लोगों को? तो पड़ोसी तो तुम्हारे पसंद से नहीं आएंगे, पापा ने थोड़ा गुस्सा करके कहा। हमने अपनी मम्मी, फिर हम क्या करते हैं, रवि और मैं एक दूसरे की ओर देखते हैं और वहाँ से चुपचाप, वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, शांत होकर खड़े हो जाते हैं। स्थिति की विकटता के बारे में इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। विकटता का अर्थ होता है भयानकता। इन लोगों से ज़्यादा ध्यान तो हमारे दोस्तों ने हम पर दिया। अब वो कैसे होता है, दोस्त कैसे ध्यान देते हैं? क्योंकि जब दूसरे दिन वो लोग स्कूल जाते हैं तो अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमारे पड़ोस में हमारे गणित के शिक्षक आ गए हैं, अध्यापक आ चुके हैं। तो उनकी एक दोस्त थी जिसका नाम है माधुरी, वो चिल्ला पड़ती है, कितना बड़ा संकट है, फंस गए तुम लोग, तुम्हारा बस स्टॉप भी एक ही होगा, तो फिर एक ही साथ गणित के अध्यापक और तुम बस में आओगे जाओगे। जब भी तुम कोई गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शिकायत भी करेंगे। ये बात तो अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। जब हम उनके साथ ही बस से उतरे थे तभी से यही हाल था। उन्होंने हमें हल्के से आश्चर्य के साथ देखा था। क्या तुम लोग यहीं रहते हो? गणित के अध्यापक ने पूछा। जी सर, हम आपके बगल के मकान में ही रहते हैं सर, मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा। वे जब भी मेरी तरफ देखते मेरा यही हाल होता था, हमारी मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। अच्छा, अब समझा, उन्होंने कहा और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चले गए। फिर दूसरे दिन भी बस स्टॉप पर पहुंचने में हमने थोड़ी देर की। रवि नज़र रखे रहा और अंत में बोल पड़ा, अब वे जा रहे हैं,
हम बातें करते हुए जानबूझकर देर कर रहे थे। यहाँ तक कि माँ को भी फिक्र होने लगी थी। तो माँ हमें बोली, क्या आज भी तुम लोग लेट हो जाओगे? आज भी तुम लोग जानबूझकर देर करोगे? तुम लोग ठीक समय पर बस स्टॉप पर क्यों नहीं पहुंचते हो? जाओ। तभी रवि को नुक्कड़ से बस गुजरती दिखाई दी। हम लोग एकदम से भागकर बस स्टॉप पर पहुंचे। हम लोगों ने लगातार 5 दिन तक ऐसा ही किया था। शंकर साहब हर बार नाराजगी भरी नजरों से हमें देखते रहते थे। एक दिन तो उन्होंने हमसे पूछ ही लिया या डांट कर भी कह दिया, ये तरीका ठीक नहीं है, सही समय पर बस स्टॉप पर पहुंचा करो। हम लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया, जानते थे कि हमें हार माननी ही पड़ेगी। इसके बाद से हम लोग सही समय पर बस स्टॉप पहुंचते और शंकर सर के साथ हम लोग स्कूल चले जाते थे। और हमारा ये जो सफ़र था, हमारी ये जो जर्नी थी, सच में बहुत ही पीड़ादायक थी, बहुत ही पेनफुल था। अब इतना पेनफुल था कि हमें हमारे मैथ्स टीचर के साथ जाना पड़ता था। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना पेनफुल रहा होगा। वे हमारे अंकों के बारे में सवाल पूछते और जब हमारे अंक कम हो रहे होते तो बहुत ही अप्रिय अंदाज से गुर्राते, मीन्स थोड़ा गुस्सा करते। तुम लोग आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, उन्होंने क्रोध में एक दिन कहा। या तो टीवी देखते रहते हो या फिर समय बर्बाद करते रहते हो। इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। करना तो मुझे ही पड़ा, आज मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी। मैंने शाम को रवि से कह दिया। क्यों, हमने होमवर्क तो कर ही लिया है। नहीं, तुम्हें मालूम तो है कि हम पर किसकी निगाह है, पर खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। रवि ने मेरे साथ आर्गुमेंट किया, मुझे तर्क दिया उसने। राय साहब ऐसा कहते हैं, मालूम है ना राय साहब कौन है? कौन है? हमारे व्यायाम शिक्षक हैं और रवि के आदर्श भी। मैं बाहर की सीढ़ियाँ पर बैठती हूँ और वहीं पढ़ूंगी ताकि उन पर कुछ असर पड़े। तुम्हें जैसा उचित लगे करो। नाराज सा होकर रवि तो बाहर चला गया, जबकि मैंने एक मोटी सी किताब उठाई और आगे की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई में डूबने का दिखावा करने लगी। कुछ बच्चे बुक खोल लेते हैं और पढ़ाई में डूबने का दिखावा करते हैं, जैसे दूसरा देख के ये समझे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। 15 मिनट बाद ही जब मुझे अपने निर्णय पर खेद होने लगा, सॉरी फील करते हैं हम लोग, खेद होने लगा, तभी रवि आया। उसके पैरों के पास एक कुत्ता था और कुत्ता बहुत ही प्यारा सा था, काले रंग का था, बहुत ही प्यारा सा था। मैं झटके से सीढ़ी से नीचे कूदी और उसको सहलाने लगी। बहुत प्यारा है। किसका है? इसके गले में कोई पट्टा क्यों नहीं है? कुत्ता उस छां से अपनी पूंछ हिलाए जा रहा था। रवि शान से बोला, ये मेरे पीछे पीछे आया है, मुझे लगता है ये मुझे चाहता है। तभी खट से दरवाजा खुला और शंकर साहब सड़क के पार हमारी ओर आने लगे। हे भगवान बचाओ, रवि धीरे से बोला और मैंने अपराध भाव से अपनी किताब की तरफ देखा जो ऊपर सीढ़ी पर पड़ी थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने पूछा? शंकर सर ने पूछा। रवि ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर। चुप रहो बच्चों और मेरी बात सुनो। शंकर साहब ने फटकार लगाई, ये मेरा कुत्ता है। मैं सोच रहा था कि ये कहाँ गया होगा। हम आश्चर्य से देखते ही रह गए। कुत्ता हंसी खुशी उछल कूद करता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच गया और देखते ही देखते घर के अंदर गायब हो गया। चलो अच्छा ही हुआ। मैंने सिर हिला दिया। मैं शर्त लगा सकती हूँ वे कुत्ते को मारते होंगे, मैंने कहा। कोई आश्चर्य नहीं जो कुत्ते की आंखों में उदासी चाहिए। अच्छा ऐसा है, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या वे आंखें गायों की तरह थी? बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी माँ आकर बोली। तुम लोगों ने बताया था कि कल तुम्हारा टेस्ट है गणित का, है ना? हाँ, रवि ने उदास स्वर में कहा। हम लोगों ने तैयारी कर ली है। वही पुराने सड़े से समीकरण, यही पुराने सड़े से समीकरण अगले दिन हमारे लिए असली मुसीबत बन गए। समीकरण क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता है समीकरण क्या होता है? समीकरण वो होता है, गणित की वो क्रिया है जिससे किसी ज्ञात राशि की सहायता से कोई अज्ञात राशि निकाली जाती है। अगले दिन हमारे लिए सच में मुसीबत बन गई, क्योंकि शंकर साहब ने इतना मुश्किल पेपर बनाया था, इतना टफ क्वेश्चन पेपर बनाया था
कि हम सभी गणित के परीक्षा में फेल हो गए। तुम सब बेकार हो, फट पड़े, गुस्से से भरकर बोले। मैंने बिल्कुल आसान सा टेस्ट लिया था और तुम लोग एक भी चीज ठीक से नहीं कर सके। रवि तो सारे दिन अपने अंकों के बारे में ही सोचता रहा। वो अपने आप को गणित का विशेषज्ञ माना करता था। अब उसे चिंता ये हो रही थी कि कहीं वो फेल ना हो जाए, और मैंने उसे काफी प्रसन्न करने का प्रयास किया। आओ रवि, चलो बाहर जाके छुपा छुपी खेलते हैं। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। किसने कहा ये बात? रवि ने कहा। हमारे कानों में किसी के बड़े जोर से हंसने की आवाज पड़ी। अब हमने सुना कि कोई जोर से हंस रहा है तो मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न होगी ही, जानने की इच्छा तो उत्पन्न होगी ही। जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा, जानने की इच्छा तो उत्पन्न होगी ही। और जब हमने देखा कौन जोर से हंस रहा है, तो पता है कौन हंस रहे थे? तो शंकर साहब हंस रहे थे। वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं कुछ सपना देख रही हूँ। शंकर साहब ने तभी ऊपर की ओर देखा और अपने पैरों पर उछलकर खड़े हो गए। और दिलचस्प दर्शकों को देखकर, अब ये दिलचस्प दर्शक कौन थे? हम दोनों थे, मतलब रवि और मैं। वो थोड़े से हड़बड़ा गए और कुछ परेशान मुद्रा में उन्होंने उस प्लेट को घुमाया और कुछ सोचने लगे। अब यहाँ पे प्लेट कहाँ से आ गया बच्चों? बोलिए। आप लोग जानते हैं ना, गोल सी प्लेट होती है, फ्रिस्बी। एक गोल सी प्लेट फ्रिस्बी, जानते हैं कि नहीं? फ्रिस्बी खेलते हैं आप लोग? एक प्लेट की तरह होती है, हम लोग फेंकते हैं एक दूसरे को, वही। अब उन्होंने प्लेट को घुमाया और कुछ सोचने लगे। क्या तुम लोग भी खेलना चाहते हो? उन्होंने पूछा। रवि मेरी अपेक्षा थोड़ी जल्दी होश में आ गया था। हाँ सर, उसने जवाब दिया और मुझे खींचते हुए उनकी ओर भागा। कुत्ता दौड़कर हमारे पास आया और हमारे हाथ चाटने लगा। त्रिको तुम्हें चाहता है। अब ये त्रिको कौन है? ये प्रश्न आ गया। त्रिको कौन है? शंकर जी का कुत्ता। क्योंकि शंकर जी तो गणित के अध्यापक थे, तो हम नाम भी देंगे गणित के। तो उन्होंने कहा, त्रिकोणमिति की, ट्रिगोनोमेट्री जिसको आप कहते हैं, त्रिकोणमिति की तर्ज पर इसका नाम रखा है त्रिको। आओ तुम लोग वहीं पे खड़े हो जाओ और मैं फ्रिस्बी तुम्हारी ओर फेंकूंगा। एक ही घंटे बाद हम अपनी किताब लाने के लिए अपने घर की ओर भागने लग गए। तो माँ ने पूछा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो किताब लेकर? बगल के घर में जा रहे हैं। हमारे जो शंकर साहब हैं वो हमें गणित के समीकरण हल करने में मदद करेंगे। तो अब इस पाठ में क्या होता है, इस कहानी में आप लोगों ने क्या समझा? देखिए बच्चों, किसी का व्यक्तित्व, उसकी पहचान हम तब कर सकते हैं जब हम उसके साथ घुले मिले। ये जो कहानी है, कोई भी कहानी होता है उसमें एक नैतिक मूल्य होता है, एक जीवन दर्शन होता है। आज हमने ये जो कहानी पढ़ी, आप जानते हैं इसका नैतिक मूल्य क्या है, एक जीवन मूल्य क्या है? इसका जीवन मूल्य ये होता है कि जब हम ये चेष्टा करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि यदि बच्चा किसी से डरता है तो उसके मन का वो जो भाव है, उसका जो डरने का वो जो डर रहा है, उसके डर के भाव को कैसे हम निकालें? मतलब जब हम बच्चे को एक उचित वातावरण देंगे, उसके साथ बात करेंगे, सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, तो बच्चा स्वयं सुधर जाएगा। और क्या हमें नैतिक मूल्य मिलता है कि हमें पशुओं से भी प्यार करना चाहिए। जिस प्रकार शंकर साहब अपने कुत्ते त्रिको से प्यार करते थे, हमें भी जानवरों से प्यार होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।